Hello everyone. Hope you all are doing good. So this video is regarding the lecture series of paper 1 as we have already discussed the syllabus in my previous video of law UPSC optional paper. So from here we'll start with the paper 1 that is constitutional law. So in this we'll cover lecture by lecture all the topics given in the syllabus. For syllabus you can refer my previous video. We have discussed in detail about the topics given under the same. So lecture 1 starting with the topic number 1 that is constitution and constitutionalism, the distinctive feature of constitution. Before starting, I would like to mention that I had discussed the strategy that reading the topic, before going on to the topic, we'll see the previous year question. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है दैट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक अगर आप क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको पता होगा कि मेंस में आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई नो बिफोर टॉपिक पढ़ने के पहले आपको इतना आइडिया नहीं लगेगा कि इस आंसर में क्या लिखना है, बट आई बेट कि जब आप ये टॉपिक कंप्लीट करोगे, आप ये वीडियो कंप्लीट कर लोगे, मुझे हेल्प नहीं करनी पड़ेगी एंड यू विल नो, एटलीस्ट यू विल नो बाय फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग कि इस आंसर में पूछा क्या गया है एंड व्हाट हेडिंग्स वी कैन मेंशन अंडर दिस। तो एक ये पता चल जाएगा एक बार की रीडिंग से कि किस जगह पे फोकस ज़्यादा करना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और एक्चुअल में क्वेश्चन पूछता कैसे है और कैसे आंसर को हमें प्रेजेंट करना है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy. Comment. This question was asked in UPSC Mains 2023. So क्वेश्चन से बाय रीडिंग इतना तो पता चल रहा है कि हमें इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो कि बोला जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको गारंटी करता है, दैट इज़ द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस पे हमें इसका पूरा एनालिसिस इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे देना है। Next is the most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems of by the Supreme Court. Discuss this statement with the help of relevant case laws. See, इसको अब कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन को किससे कवर कर दिया? इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स से। तो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सुप्रीम कोर्ट ने टैकल किया है? तो ये क्वेश्चन कहता है कि इस स्टेटमेंट को केस लॉ से आपको बताना है कि कैसा अचीवमेंट जो है मॉडर्न लॉ का इंडिया में वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन से अचीव हुआ है बाय द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिस वाज आस्क्ड इन 2022। सो ये एक ग्लिम्स हो गया कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ वी कम ऑन टू आवर टॉपिक दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। Starting with the first part that is fundamental to understanding the framework of governance in any country. See, constitution क्या होगा? एक तरह का legal document, ठीक, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि एक ऐसा लीगल स्ट्रक्चर जिससे कि गवर्नमेंट को चलाया जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ensures that this structure operates within the limits to protect democracy and individual rights. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? ये जो स्ट्रक्चर था, कौन सा स्ट्रक्चर? यही लीगल स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन है। ये स्ट्रक्चर कैसे ऑपरेट करता है, किस तरह से ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेगा, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, ये कौन इंश्योर करेगा? एक फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो बाय वर्ड भी हमें समझ आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बट देर इज अ स्लाइट डिफरेंस। स्लाइट डिफरेंस क्या है ये हम अपनी आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। कमिंग ऑन टू द व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अभी मैंने समझाया दैट इट इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, पावर्स, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट वाइल गारंटी राइट्स एंड ड्यूटीज टू सिटीजन। सुप्रीम डॉक्यूमेंट यानी कि लॉ ऑफ द लैंड किसी भी कंट्री का हो सकता है। इंडिया का है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वैसे यूएसए का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, यूके का अपना कॉन्स्टिट्यूशन,
तो कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल्स, गवर्नमेंट की क्या पावर्स होंगी, गवर्नमेंट की क्या फंक्शंस होंगे, कौन-कौन से राइट्स और ड्यूटीज़ सिटीज़न्स को दिए हैं, कौन-कौन से अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मेंशन हैं, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। तो देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, एक तरह का लॉ जो कि स्टेट को गवर्न करेगा। तो हम इसको कह सकते हैं लॉ गवर्निंग द स्टेट। नेक्स्ट इज डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। अब देखो रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करता है, रिलेशनशिप ऐसे बनाएगा कि गवर्नमेंट काम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, किसके लिए काम करेगी, फॉर द पीपल। तो वी नो कि पीपल जो सिटीजन्स हैं या जो लोग हैं जिनके लिए ये बनाया गया है, वही एक लास्ट एक कह सकते हैं एक पॉइंट है जिनके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे काम करेगी ये बताएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल डॉक्यूमेंट फंडामेंटल ऑफ द कंट्री हैविंग द स्पेशल सैंक्टिटी। वाई स्पेशल सैंक्टिटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुप्रीम लॉ यही होगा। कितने से कितनी भी बड़ी कोर्ट हो, अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से बड़ी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट। तो हाईएस्ट कोर्ट भी किसको रेफर करता है बिफोर गिविंग द जजमेंट, हमेशा किसे किसे देखा जाएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। उसी के अकॉर्डिंग ही फर्दर सारी चीज़ें होंगी, उसी के अकॉर्डिंग जस्टिस सर्व किया जाएगा। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बायपास नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को और समझने के लिए लेट्स सी कि इसके मेन फीचर्स क्या-क्या हैं। तो पहला अभी तक समझ में आ गया, पहला क्या हो गया हमारा, सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ यानी कि बाकी सारे लॉज से सबसे ऊपर। नेक्स्ट है डिफाइंस स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एज इन कि जैसे 3 बॉडीज़ हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो ये तीनों बॉडीज़ होंगी, इन तीनों बॉडीज़ के क्या-क्या फंक्शंस होंगे, क्या-क्या इनकी पावर्स होंगी, इनका काम क्या होगा, ये सब कुछ कौन बताएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्ट्रक्चर बताएगा गवर्नमेंट किस टाइप की होगी। जैसे अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई प्रेसिडेंशियरी फॉर्म अप्लाई करता है, कोई पार्लियामेंट्री अप्लाई करता है। तो अपने यहाँ कौन सी अप्लाई होगा, ये उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा। गारंटीज फंडामेंटल राइट्स हमें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंश्योर करते हैं हर तरह की फ्रीडम जो कि कंट्री अपने सिटीजन्स को दे रही है, और ऐसी फ्रीडम्स जो सारे लोगों को दी जा रही है। तो फंडामेंटल राइट्स अगर इन्फ्रिंज होते हैं तो फंडामेंटल राइट्स का क्या फर्दर रेमेडी प्रोवाइड होता है, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा। सेपरेशन ऑफ पावर्स मेंटेन्स चेक्स एंड बैलेंसेस अमंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे अगर बात करें, देयर आर 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तीनों के अलग-अलग काम हैं, बट ऐसा ना हो कि तीनों के अलग-अलग काम हैं तो मगर किसी का तीनों में कोई इंटरडिपेंडेंस ना हो, किसी में कोई आके मर्ज ना हो, इस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस लगाना ज़रूरी होता है। और सेपरेशन ऑफ पावर ज़रूरी इसलिए है कि अगर डिपेंडेंसी होगी, अगर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा तो एक ऑर्गन अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए तीनों ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं वो अलग-अलग हैं, और वो सेपरेट हो रहे, अपने-अपने पावर्स को खुद से ही बस एक्सरसाइज़ करें, दूसरे के काम में कोई भी डिपेंडेंसी या कोई भी इंटरफेरेंस ना करें, इसीलिए इन चेक्स एंड बैलेंसेस का होना भी ज़रूरी है। पता चला हमने 3 ऑर्गन्स तो बना दिए मगर उनमें कोई भी पावर का सेपरेशन नहीं रखा, तो वहाँ पे एक्सरसाइज़ करना इन पावर्स को इश्यूज़ क्रिएट करेगा। नेक्स्ट इज़ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कि अपनी गवर्नमेंट कैसे अपनी लिमिट में ही अप्लाई करे इन सारे के सारे रूल्स को, और रूल ऑफ लॉ को हमेशा सुप्रीम रखे। रूल ऑफ लॉ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, बिकॉज़ वी ऑलरेडी नो प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, जहाँ पे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों ही अकाउंटेबल होते हैं अंडर द लॉ। तो ये सारे ही ज़रूरी है, लीगल सुप्रीमेसी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ अमेंडेबिलिटी। अमेंडेबिलिटी मतलब कि ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ कि कहीं पे अगर ज़रूरत है हमें चेंजेस की तो हम कर सकते हैं, बट
रिजिड इनफ टू मेंटेन स्टेबिलिटी। रिजिड इनफ मतलब कि हम बेसिक स्ट्रक्चर इसका, बेसिक स्ट्रक्चर में हम कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों की फीचर बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह की गाइडलाइन देता है स्टेट को कि किस तरह से आप अपने फर्दर लॉज बनाओगे और किस तरह से आप सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को सर्व करोगे टू द पीपल। तो यहाँ पे डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में है। तो यहाँ ये बताता है कि किस तरह की गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को कि आपको फर्दर कैसे परफॉर्म करना है, कैसे गवर्नमेंट चलानी है। नेक्स्ट कि आप लोगों को अगर फर्दर आप लॉ बनाओगे या कोई रूल बनाओगे तो वो लॉज और जो एक्शंस हैं दैट मस्ट नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिविजुअल्स के पास लीगल रिकोर्स होना चाहिए अगर इनमें से किसी का भी वॉयलेशन होता है तो। बट पर्सनली जो डीपीएसपी है, दीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट। ये सिर्फ एक गाइडलाइन है जो स्टेट को दी जाती है। इन डिटेल हम अब इस टॉपिक को आगे फर्दर जैसे भी ये टॉपिक आएगा तब हम इसे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एवोल्यूशन का मतलब कि कैसे इसकी ग्रोथ हुई, ऐसा क्या हुआ था जो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बन के आया। पहली बात तो ये कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट हमारा था कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक तरह की सोच है। सोच का मतलब क्या हो गया, एक तरह की एक तरह की फिलॉसफी है। फिलॉसफी मतलब, अब फिलॉसफी कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये एक तरह का आइडियोलॉजी है जिसको हम फॉलो करते हैं। फिलॉसफी क्या है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करना, जिससे कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट हो गई पावर्स तो वहाँ पे कोई चेक ही नहीं लग पा रहा है, गवर्नमेंट का जो मर्जी हो रही है वो कर रहा है, तो इसलिए वो एब्सोल्यूट ना बन जाए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम अप्लाई करते हैं। अब ये सबसे पहली बार कब आया था, इन 1215 एक किंग थे, किंग जॉन, जिन्होंने मैग्ना कार्टा को साइन किया था। मैग्ना कार्टा को साइन उनसे करवाया गया था जिससे कि जो किंग की पावर है वो एब्सोल्यूट ना रहे, मतलब ऐसा ना हो कि कंसंट्रेशन हो गया पावर का एक ही पॉइंट पे, तो वो चीज़ें ना हो, इसलिए 1250 में मैग्ना कार्टा को साइन करवाया गया था। अगर हम बात करें 17th और 18th सेंचुरी की, तो 17th 18th सेंचुरी को एनलाइटमेंट एरा कहा जाता है। वाई एनलाइटमेंट एरा, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे फिलोसोफर्स थे जैसे जॉन लॉक, मॉन्टेस्क, ये सब ऐसे इस तरह के फिलोसोफर थे जिन्होंने एडवोकेट किया था सेपरेशन ऑफ पावर्स और प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट के बारे में बात की थी। अब प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट कैसे हो जाएगा, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर ज़रूरी है। अगर एक ही पॉइंट पे सारा कंसंट्रेशन हो जाएगा अगर किसी पावर्स का, तो फिर वहाँ पे अब ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वहाँ पे उस पावर का एब्यूज़ होने लगता है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या था, यही दैट एस्टैब्लिशिंग द प्रिंसिपल दैट द मोनार्क्स पावर इज़ नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो किंग है उसी की पावर एब्सोल्यूट है, ऐसा नहीं होगा। इसी प्रिंसिपल को स्टैब्लिश कर देना सबसे फर्स्ट एक्सप्रेशन था जो हमें देखने को मिला था ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नेक्स्ट, अब तब हमें नज़र आया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अपने हिस्ट्री में, दैट इज़ इन 1689 जब किंग विलियम थ्री ऑफ इंग्लैंड गेव हिज अप्रूवल टू द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स। जब फंडामेंटल राइट्स कहाँ के, जो इंग्लैंड के फंडामेंटल राइट्स को अप्रूवल मिला था, नेक्स्ट टाइम हमें यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट इज अमेरिकन रेवोल्यूशन और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन साथ के साथ जब इवॉल्व हुए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी आ जाएगा, एंड यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रीइंफोर्स द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑन एन इंटरनेशनल स्केल। जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो एक सबसे मेजर डॉक्यूमेंट आता है दैट इज़ यूडीएचआर 1948। तो ये जो यूडीएचआर है ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। नेक्स्ट कम्स व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक ऐसा आइडियोलॉजी या एक ऐसी फिलॉसफी जो हमें बताएगी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है
वो डेराइव की गई है कहाँ से? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फ्रॉम द लॉ ऑफ द लैंड। और इस जो अथॉरिटी जो डेराइव की गई है, इस अथॉरिटी की भी एक लिमिट है, दैट इज दिस अथॉरिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, ये लिमिटेड अथॉरिटी है। और ये अथॉरिटी लिमिट कहाँ से की गई है? बाय द सेट ऑफ लॉज, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो पावर दे रहा है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो अथॉरिटी दे रहा है। बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? एक ऐसी फिलॉसफी जो इस अथॉरिटी और पावर को लिमिट कर रही है, जिससे कि वो उन पावर्स का जो यूज़ है वो आर्बिट्रेरली ना हो, उन पावर्स का जो यूज़ है वो उसका अब्यूज़ ना किया जाए और उनकी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट रखा जाए। नेक्स्ट इज आइडियोलॉजी दैट स्टेज द गवर्नमेंट अथॉरिटीज डेराइव फ्रॉम द पीपल। तो अच्छा, हम ऑलरेडी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं प्रियम्बल में? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यानी कि जो अथॉरिटी दे रहे हैं वो कौन है? लोग हैं। अब उन्हीं लोग, वो जो लोग हैं उनको बस एक लॉ एंड ऑर्डर में रखने का काम हमारा है। हमें अपनी ऐसी कोई पावर यूज़ नहीं करनी है जो उनके ऊपर एक तरह से अथॉरिटी आ जाए। किस तरह की अथॉरिटी? जो आर्बिट्रेरली उन पे अप्लाई हो। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, इस ये चीज़ ना हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्क करता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मेन काम क्या है? चेक्स और बैलेंसेस को बनाना, जो कि फर्दर ये इंश्योर कर सके कि गवर्नमेंट, उसके ऑफिशियल्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, सिटीजन्स आर ऑल्सो एडहेरिंग टू द लॉ, कोई भी लॉ के बाहर नहीं जा रहा है और ना ही किसी की पावर्स ऐसी हैं जो लॉ के ऊपर हैं। लॉ इज द सुप्रीम। नेक्स्ट कम्स की फीचर्स। की फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे? जैसे कि लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में ही गवर्नमेंट काम करेगी। ऐसा नहीं है कि सारी पावर्स गवर्नमेंट के ही पास है, जो चाहे कर ले। तो ऐसा अब्यूज़ नहीं होगा किसी भी पावर का। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्शन मिल रहा है? बाय फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन कैसे है? जैसे अगर हमने बता तो दिया कि आर्टिकल 1235 आर फंडामेंटल राइट्स। अब अगर किसी किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होता है तो क्या ऑप्शन होगा? तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आएगा। वो क्या बताएगा कि अगर मान लो आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर इन्फ्रिंज हुआ है, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसे राइट्स हैं जो हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई भी राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो वी कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज आवर राइट्स। और स्टेट के अगेंस्ट ऑर्डर फाइल होता है, जिसको हम कहते हैं स्टेट के अगेंस्ट हमने रिट फाइल कर दी। तो ये रिट क्या है? एक तरह से प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ही तो है। तो ये प्रिवेंट करेगा गवर्नमेंट की ओवर रीच, कि गवर्नमेंट आपके राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकती। और अगर इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो वी हैव द रेमेडी अंडर आर्टिकल 22, सॉरी आर्टिकल 32, जिससे हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट आएगा चेक्स एंड बैलेंसेस। इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट ईच अदर टू अवॉइड पावर कंसंट्रेशन। मैंने पहले भी बताया कि इतने सारे ऑर्गन्स तो हमने बना दिए, मगर इन ऑर्गन्स को काम कैसे करना है ये बताएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग हमारे ऑर्गन्स दे दिए गए हैं, उसका रीज़न यही है कि पावर एक जगह कंसंट्रेट ना हो, पावर डिवाइड हो जाए, दैट इज़ पावर सेपरेट हो जाए। सेपरेट होने से क्या होगा कि चेक्स एंड बैलेंसेस लगाना ईज़ी हो जाएगा, और अपने-अपने जब अपने-अपने फंक्शंस को परफ़ॉर्म करना होगा, तो फिर वहाँ पे ईज़ी हो जाएगा इन चेक्स एंड बैलेंसेस को अप्लाई कर पाना। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट्स कैन स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जुडिशियल रिव्यू, हमें थोड़ा सा आइडिया है जुडिशियल रिव्यू का, कि इसका मतलब क्या होता है कि कोर्ट्स जो हैं वो जो ऐसे लॉज हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, या अब उनका यूज़ नहीं है, या फिर उनको दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे कोर्ट क्या करता है? जुडिशियल रिव्यू एक प्रिंसिपल है जिसे अप्लाई करता है और फर्दर उन लॉज को स्ट्राइक डाउन कर देता है, यानी उनको रिपील कर देता है। अगर नए लाने की ज़रूरत है तो फिर डिपेंड्स, वो फर्दर उसका अपना प्रोसेस है वो आएगा। अगर नहीं है तो जो अननेसेसरी वाले लॉज हैं जिनकी ज़रूरत नहीं, या वो कहीं न कहीं कुछ आर्बिट्रल मीनिंग उनमें छुप गया है, तो उसको क्लियर करने के लिए जुडिशियल रिव्यू ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंश्योर्स पीपल पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी।
यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मतलब कि लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या करेगा कि वो लोगों का, सिटीजन्स का जो पार्टिसिपेशन है या उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इसका काम ही यही है कि किस तरह से लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में रखा जाए। तो अगर लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में रखना है तो उनका भी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, और उन इंडिविजुअल्स को कैसे लीगल कोर्स में हम प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए उनकी उनकी कंसंट्रेशन भी ज़रूरी रहेगी। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। So now comes elements of constitutionalism. We'll start with the first one, that is sovereignty. Sovereignty मतलब supremacy of the constitution. Sovereignty का मतलब होगा कि सबसे ऊपर, यानी सबसे मेन का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। और हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है तो यानी कि जितने भी लॉज हैं और गवर्नमेंट के जितने भी एक्शंस हैं वो सारे कॉन्फर्म होंगे किससे, सॉवरेनिटी से। सॉवरेनिटी मीन्स सबसे हाईएस्ट, सबसे सुप्रीम, जिसको किसी और से पूछना ना पड़े कि हमें फर्दर क्या करना है, तो इसीलिए सॉवरेनिटी इसका एक एलिमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या जो जो गवर्नमेंट है, नो वन इज अबव द लॉ। जो भी है सब, ऑल द पीपल आर इंक्लूडेड अंडर दी लॉ। मतलब जो अगर लॉ है तो वो सभी को गवर्न करेगा, चाहे वो लोग हो, नॉर्मल लोग हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो। सबका जो भी एक्शन है दैट मस्ट बी इन द कंप्लायंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और रूल ऑफ लॉ सब पे ही अप्लाई होगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मतलब अगर गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी मिली है तो किससे मिली है, लोगों से मिली है, फ्रॉम द पीपल। और लोगों के पास ही पावर है इलेक्ट करने की अपना रिप्रेजेंटेटिव और उनको पार्टिसिपेट कराने की इन द गवर्नेंस। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है उसको अगर गवर्नमेंट डेराइव करती है तो वो लोगों से डेराइव करेगी, और लोग जो वहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेज रहे हैं वो ये इंश्योर करेंगे कि गवर्नेंस प्रॉपर चले। तो दिस कम्स अंडर द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव लिमिटेड गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेम वही चीज़ अप्लाई होगी कि यहाँ पे क्या है, एक तरह की भले ही सॉवरेनिटी है मगर यहाँ पे लोगों का भी पार्टिसिपेशन है एक लिमिटेड गवर्नमेंट को बनाने में। एज इन कि जो लोग इलेक्ट करके भेजे जा रहे हैं वहाँ पे उनको किस तरह से लोगों को वो रिप्रेजेंट करेंगे, क्या वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द पीपल। और जिन्होंने उनको इलेक्ट करके भेजा है अपने मिनिस्टर्स को, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, क्या गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, फर्दर किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कि लोगों का पार्टिसिपेशन कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर 3 ब्रांचें अगर गवर्नमेंट की बना दी गई हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, तो ये किस लिए बनाया गया है, टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। तो पावर का अब्यूज़ ना हो, अगर एक ही पॉइंट पे सारी पावर चली जाएगी, कंसंट्रेट हो जाएगी, तो ये तो वही मोनार्क वाला सिस्टम हो जाएगा, और वो सिस्टम हमें नहीं रखना था क्योंकि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इसलिए हमने कंसंट्रेशन ऑफ पावर को डिवाइड करने के लिए हमने इसकी 3 ब्रांचेस बना दी, तीनों को हमने अलग अलग काम प्रोवाइड कर दिया। नाउ कम्स सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री फोर्स। सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री फोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं दोज आर सबऑर्डिनेट टू सिविलियन अथॉरिटी। अब सिविलियन अथॉरिटी क्या होगी, जैसे कि जो सिविलियन लीडर होता है उसके कमांड पे मिलिट्री फोर्सेस काम करती हैं। अपने यहाँ जैसे प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है। तो वहाँ पे ये जो सी जैसी गवर्नमेंट है प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री, उसी के बेसिस पे मिलिट्री फोर्सेस का कमांड दिया जाता है। अपने यहाँ प्रेसिडेंट के पास है, कहीं कहीं पे ये प्राइम मिनिस्टर के भी पास होता है। तो यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं इनको हम कहेंगे सिविलियन लीडर, और ये जो लीडर्स हैं दीज आर अकाउंटेबल टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट और पीपल। कि मिलिट्री फोर्सेस के जो भी एक्शंस हैं
उनके लिए ये अकाउंटेबल होगा, लोगों के लिए भी और जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी। ये ऐसा इम्पोर्टेंट क्यों है? ऐसा इसलिए किया गया है, इसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों को इसलिए दी गई है क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग हो सके। ऐसा ना हो कि मिलिट्री को खुद ही लीडरशिप दे दी गई, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक्शंस जो हैं वहाँ पे पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी और मिलिट्री का इंटरफेरेंस पॉलिटिकल अफेयर्स में ना हो, इसीलिए इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ही इस तरह की अथॉरिटी वहाँ पे हम किसी भी एक सिविलियन लीडर को दे देते हैं। इससे क्या होगा कि मिलिट्री के जो एक्शंस हैं वो अलाइन करेंगे किसी भी नेशन के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में। नेक्स्ट है पुलिस गवर्न्ड बाय द लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल। पुलिस गवर्न बाय द लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल मतलब कि जैसे स्टेट गवर्न करती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ पे जितनी भी ये वाली अथॉरिटी है, पुलिस कैसे गवर्न करेगी, कैसे फर्दर एक्शन करेगी, ये पूरा किस पे डिपेंड करता है? बाय दी स्टेट या फिर जुडिशरी के कंट्रोल में। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे हमारा एक एलिमेंट बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, क्योंकि क्या है, जो जुडिशरी है वो एक अलग पार्ट है, एक कोर्ट को हम कह सकते हैं किसी भी इन्फ्लुएंस से फ्री करने के लिए एक जुडिशियल इंडिपेंडेंस ज़रूरी होती है। और ये जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है ये तभी आ पाएगी जब हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। अब हमने सेपरेशन ऑफ पावर तो कर दिया, तो तीसरा वाला जो पार्ट है जुडिशरी का वो इंडिपेंडेंट होता है, जिससे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का कंट्रोल इस बॉडी पे ना हो। और इस बॉडी पे अगर कंट्रोल रहेगा तो ये इम्पार्शियल नहीं हो पाएगी। इम्पार्शियलिटी के लिए ही, इस इम्पार्शियलिटी को अपहोल्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कह सकते हैं, अगर उस जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर सर्व किया जा रहा है तो उस जस्टिस में कोई बायसनेस नहीं है, ये कौन इंश्योर करेगा? जुडिशरी। और जुडिशरी तभी इंश्योर कर पाएगी व्हेन इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द इन्फ्लुएंसेस। कोर्ट अगर फ्री रहती है, कोर्ट अगर इंडिपेंडेंट रहती है, उस पे किसी भी तरह का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तभी वो प्रॉपर जस्टिस दे पाएगी। सो दीज आर फ्यू एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के डिफरेंसेस पे। फर्स्ट इज अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं उसी से ही ये सारे डिफरेंस जो हैं वो हम डिड्यूस कर लेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट था आउटलाइनिंग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? उसी जो स्ट्रक्चर है उसको उसके सारे प्रिंसिपल्स को लिमिट करना। लिमिट क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हम जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है गवर्नेंस में, उसके लिए अकाउंटेबल कर पाएँ गवर्नमेंट को। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट खुद ही इतनी अनलिमिटेड पावर्स के साथ बॉन्ड हो गई कि उन पावर्स को कम करना ही मुश्किल हो गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक तरह का चेक लगाती है, एक तरह की लिमिट लगा देती है गवर्नमेंट पे कि लॉ के बाहर यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कोई भी पावर ना जाए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ अ रिटन गवर्नमेंट, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये कुछ भी रिटन नहीं है, दिस इज़ ऑल अनरिटन। अनरिटन क्यों है? बिकॉज़ इट इज़ अ फिलॉसफी, ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक सोच है। सोच को हम लिखते नहीं हैं, कहने का मतलब ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सारे स्ट्रक्चर, फंक्शंस और पावर्स सब कुछ मेंशन्ड है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या कर रहा है? रेस्ट्रिक्शन ऑन दोज पावर्स प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड डेमोक्रेसी। जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे दे रहा है उन्हीं पावर्स पे ये रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, जिससे पावर एब्यूजिव ना हो जाए, पावर ऐसी ना हो जाए कि वो राइट्स को, लोगों के राइट्स और डेमोक्रेसी को ही इन्फ्रिंज करने लगे। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अगर टाइप्स देखें तो देयर आर 3 टाइप्स। रिटन रिटन वर्सेस अनरिटन। रिटन किसका हो गया? रिटन हो गया हमारा इंडिया का। अनरिटन किसका हो गया? यूके का। रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल। रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल मतलब उसकी अमेंडेबिलिटी पे हमने 2 टाइप्स में उसको डिवाइड कर दिया है। पहला हो जाएगा हमारा रिजिड यूएसए का, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल यूके का, यानी जब जैसा चेंज की ज़रूरत है चेंज कर दिया। इंडिया का क्या है? मिक्स ऑफ दिस रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल वहाँ रहेगा जहाँ पे चेंजेस अलाउड हैं आर्टिकल 368 में, कि अगर कहीं कुछ नया चेंज करने की ज़रूरत है तो हम कर सकते हैं,
पर रिजिड कहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर तो इस अमेंडमेंट से चेंज नहीं हो रहा, अगर बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई भी चेंजेस आते हैं तो वहाँ पे रिजिड है, वहाँ पे हम चेंजेस नहीं ला सकते। फेडरल वर्सेस यूनिटरी, फेडरल मतलब जहाँ पे ड्यूअल सिस्टम चल रहा हो, यूनिटरी मतलब सिंगल सिस्टम। ड्यूअल कैसा हो गया, इंडिया और यूएसए का फेडरल सिस्टम है, और यूनिटरी यानी सिंगल सिस्टम जहाँ पे चल रहा हो, सिंगल गवर्नमेंट जहाँ पे काम कर रही हो। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के तीन तरह हैं। फर्स्ट इज लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, सेकंड इज सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट एंड थर्ड इज इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लिबरल का मतलब क्या हुआ, जो फोकस करेगा इंडिविजुअल राइट्स और लिमिटेड गवर्नमेंट पे। तो लिबरल क्या हो गया कि जो ऐसी चीज़ों पे फोकस कर रहा है जो प्योरली इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो सिर्फ प्रॉपर राइट्स को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को लिमिट कर रहे हैं। सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट वेलफेयर की बात करते हैं, जहाँ पे सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है। तो दो नेशंस ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ स्टेट वेलफेयर पे ही फोकस है, दैट इज चाइना एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर पहले था, अब रशिया। नेक्स्ट इज इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। इस्लामिक कैसा हो जाएगा, जहाँ पे शरिया जो लॉ है उसको हम ब्लेंड कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के साथ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो रिलीजन वाला जो पार्ट है, जो शरिया लॉ है, उसको हम ब्लेंड कर देंगे, तो वो वैसे वाले जो लॉज हो जाएंगे, वैसी वाली जो एक सोच हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एग्जाम्पल है इसका ईरान एंड सऊदी अरेबिया। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें एग्जाम्पल्स की, कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर डॉक्यूमेंट की बात करें, कि अगर लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मेंशन है कि कैसे गवर्नमेंट काम करेगी, क्या क्या फंक्शंस, पावर्स, ये सारी चीज़ें होंगी, तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और वहीं पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आएगा रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू। रूल ऑफ लॉ कहीं एक्सप्लिसिटली कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर एक्सप्लिसिटली कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जुडिशियल रिव्यू भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये तीनों क्या है, एक अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स किस चीज़ के, जो रूल ऑफ लॉ है वो बताएगा कि लॉ ही सबसे ऊपर है, लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, वेदर वो किंग ही क्यों ना हो या वेदर वो कोई गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, गवर्नमेंट को पावर्स तो दे दी, मगर पावर्स किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच पे ना हो, जिससे कि पावर्स का एब्यूज़ ना हो, मिसयूज़ ना हो। इसलिए हमने पावर्स को क्या किया, डेलीगेट कर दिया, पावर्स को हमने अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया और हर एक ऑर्गन को अपना स्पेसिफिक पावर दे दिया। तो अब अलग अलग पावर्स देने से क्या होगा कि पावर्स को सेपरेट कर दिया, चेक्स एंड बैलेंसेस लगाना भी ईजी हो गया और पावर का मिसयूज़ भी नहीं होगा। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कैसे इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर कोई ऐसे लॉज हैं जिनका अब यूज़ नहीं है, या तो फिर वो लॉज जो हैं वो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट हो गए हैं, कहीं ना कहीं इनकन्सिस्टेंट नहीं हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वहाँ पे कोर्ट का काम क्या है, उन सारे लॉज को हटा देना, स्ट्राइक डाउन कर देना, रिपील कर देना। तो ये जुडिशियल रिव्यू भी क्या हो गया, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का ही एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। रिलेशन क्या होगा, दैट दीज बोथ हैव म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। म्यूचुअली बेनिफिशियल क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का होना ज़रूरी है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है तो भी कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। अगर कोई भी एक मिस करेगा तो प्रॉपर एक जो कह सकते हैं कि एक आइडियल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म नहीं होता है। इसीलिए अगर हमें एक आइडियल गवर्निंग स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करना है तो दोनों का होना ज़रूरी है, दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन विल लैक स्ट्रॉन्ग लीगल बेसिस। हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो बता दिया कि रूल ऑफ लॉ अप्लाई करो, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बट हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप किस किस चीज़ पे आप इम्पैक्ट लगाओगे जब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ओनली अ पेपर विदाउट एनफोर्समेंट। अब अगर दूसरा सिनेरियो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बन के रह जाएगा। डॉक्यूमेंट का इन्फोर्समेंट ज़रूरी होगा, तभी तो वो डॉक्यूमेंट एक प्रॉपर लॉ निकल के आएगा, तभी तो उस लॉ अगर एक पेपर पे है तो उसका क्या ही फ़ायदा, जब तक वो लॉ एनफोर्स ना हो, यानी कि जब तक उसको इम्प्लीमेंट ना कराया जाए, लोगों के ऊपर उसे फॉलो ना करवाया जाए, गवर्नमेंट उसको फॉलो ना करे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन लिख तो गया है, उसको अप्लाई कराना, उसको एनफोर्स कराना, ये काम ज़रूरी है, और ये काम तभी हो पाएगा जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मेंटेन रहेगा। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एंड अमेंडमेंट्स कैन ऑल्टर अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, या कॉन्स्टिट्यूशन को में हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये 2 तरीके हैं जिनसे हम ये कर सकते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गारंटीज दैट एनी मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस आर कंसिस्टेंट विद द आइडियाज ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। देखो, इसमें इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हम किसी भी तरह के अमेंडमेंट से या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या कहता है कि कोई भी चेंज करो, कोई भी ऑल्ट्रेशन करो, कोई भी चेंजेस हो, बट दैट मस्ट बी विद द आइडियाज ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट में कोई भी ऐसा अब्यूजिव पावर्स नहीं होनी चाहिए जहाँ पे लोगों के राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो जाए, तो ये पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडियन सराउंडिंग्स, कि इंडियन सराउंडिंग्स मीन्स कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कहाँ कहाँ ये देखने को मिलेगा। तो पहला आ जाता है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्यों है, क्योंकि प्रियम्बल में ही 4 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन हैं जो बता देंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फाउंडेशन ही यही है, कि ये 4 पॉइंट्स, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 4 पॉइंट्स क्या बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का होना ज़रूरी है, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मस्ट बी फॉलोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री सिस्टम विद लिमिटेशंस। अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम विद लिमिटेशंस मतलब कि गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, यानी जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, वहाँ पे जुडिशरी को वो कैसे अकाउंटेबल है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है। नेक्स्ट आएगा हमारा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जैसे सुप्रीम कोर्ट एंश्योर्स लॉ फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशव नंदा भारती केस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर इन्फ्रिंज ना हो, सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करे, ये इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स, पावर्स अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट पावर्स। तो फंडामेंटल राइट्स तो बेसिक है, आर्टिकल 12 to 35 की सिटीजन्स को जो राइट्स दिए गए हैं वो स्टेट की पावर से प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर वॉयलेट होते हैं तो लोग जो जिनका भी फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुआ है वो डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। डीपीएसपी, सोशल जस्टिस गोल्स टू एंश्योर डेमोक्रेसी वर्क्स फॉर ऑल, आर्टिकल 36 to 51। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक पार्ट बन जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वो स्टेट को बताते हैं कि ये सारे गाइडलाइंस हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, और इन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको देखना है कि प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई हो, डेमोक्रेसी अप्लाई हो, एंड ऐसा कोई भी एक्ट ना हो जिससे कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी एक्शन आपका इनकंसिस्टेंट हो जाए। ऐसा कोई भी नया लॉ ना बन जाए जो इस कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट जा रहा हो। लास्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रिवेंट्स आर्बिट्ररी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। मतलब चेंजेस आप कर सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ही ख़त्म कर दें। तो उन जो भी ऐसे चेंजेस हैं जो स्ट्रक्चर को ख़त्म कर रहे हैं, तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वहाँ अप्लाई होगा, और वो इस चीज़ को प्रिवेंट करेगा कि ऐसा कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन ना हो। नेक्स्ट है चैलेंजेस टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रेजेंट तो है, मगर कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी भी इवॉल्व करते हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं? पहला हो जाएगा इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स जो कि आर्टिकल 356 352 में मेंशन्ड है। रिस्क ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, मतलब कि यहाँ इमरजेंसी में क्या होता है, जो
इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए, जितने भी टाइम के लिए भी इमरजेंसी लगी हुई है, उनको उन पे रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, तो वो उस टाइम पे जो राइट्स हैं उनको स्टेट प्रोवाइड नहीं कर पाती है, तो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे एक क्वेश्चन मार्क लगता है। नेक्स्ट आएगा जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच मतलब कि जहाँ पे जो लोग हैं वो बियॉन्ड लिमिट अगर उनकी जुडिशरी जा रही है, या वो उस जुडिशरी तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, या उनको जस्टिस सर्व ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो उसका उसके ऊपर एक प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है करप्शन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। करप्शन और पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है, कई बार चेक्स एंड बैलेंसेस जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। वीक इन द सेंस कि जहाँ पे ऑर्गन्स के ऊपर एक चेक लगाया जाता है कि वेदर वो अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और करप्शन की वजह से वो चीज़ें सही से चेक नहीं हो पाती। अब सही से चेक नहीं हो पा रही है तो अल्टीमेटली किसका किसका नुकसान हो रहा है, सिटीजन्स का, क्योंकि प्रॉपर गवर्नमेंट के ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि चेक्स और बैलेंसेस प्रॉपर नहीं है तो वो चीज़ें सामने नहीं आ पा रही हैं, तो ये भी एक तरह का चैलेंज बन जाएगा। नेक्स्ट है मेजॉरिटेरियनिज्म एंड पॉपुलिज्म, थ्रेट्स टू राइट्स एंड डेमोक्रेसी। सी मेजॉरिटेरियनिज्म मीन्स कि ऐसा कोई बिलीफ जहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी या जो ग्रुप है किसी सोसाइटी में उसका डोमिनेंट रोल होगा। जैसे इफ़ आई गिव यू अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि अगर मान लो कि कोई कंट्री है, इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इंडिया है, इंडिया में अगर जनरल पॉपुलेशन देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर मान लो किसी ए कम्युनिटी की है, तो मेजॉरिटेरियनिज्म क्या कहेगा, ए कम्युनिटी के ही रूल्स अप्लाई होंगे और जितनी भी माइनॉरिटी है उनको सप्रेस कर दिया जाएगा। और उनके सप्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी रूल उन्हीं का फॉलो होगा ना। जो भी कम्युनिटी वहाँ पे सर्वाइव कर रही है, जो कि डोमिनेंट रोल में है, तो वहाँ जो माइनॉरिटी है उनके उनके ऊपर, उनके राइट्स के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा, और उनके राइट्स पे प्रॉब्लम आएगा तो डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा माइनॉरिटीज़ के साथ। तो पॉलिटिकल डोमिनेशन भी उन्हीं का हो जाएगा जिनका सबसे ज़्यादा कम्युनिटी है जिनकी, और प्लूरलिज़्म भी हो जाएगा। प्लूरलिज़्म मीन्स कि जहाँ पे डाइवर्सिटी को, जैसे अभी हम कहें कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी को भी वीक कर देगा। पॉपुलिज्म का मतलब होता है ऐसा पॉलिटिकल अप्रोच जहाँ पे जो लीडर्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि कॉमन पीपल अगेंस्ट अगेंस्ट अ करप्ट एलीट, मतलब पीपल वर्सेस एलीट नैरेटिव। लीडर्स रिप्रेजेंट करेंगे खुद को एज द वॉइस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी पीपल के अगेंस्ट वो अपनी वॉइस लेके आते हैं। और पॉपुलिज्म जो है ये क्या करता है, एक तरह का इरोड करता है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को। इरोड क्यों करेगा, क्योंकि अस वर्सेस देम वाला जो एक कह सकते हैं पॉइंट, अस वर्सेस देम, ये लेके आ जाता है। अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो लीडर्स हैं वो एक तरह से सबसे ज़्यादा अपनी मेजॉरिटी, अपनी डोमिनेंस को प्रूव करने में लगे रहते हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वीक कर देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को वीक हमें नहीं होने देना है, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम करना है, तो दीज टू थिंग्स आर ऑल्सो द चैलेंज टू दी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि कैसे ज़रूरी है जुडिशियल इंडिपेंडेंस, किस तरह से जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज इम्पॉर्टेंट इन दी डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसी चीज़ का आंसर हमें इसमें मेंशन करना था। तो पहला क्या हो गया, जब हम आंसर स्टार्ट करेंगे लिखना तो हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है। जब हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज जुडिशियल इंडिपेंडेंस, तो वी विल सी ही दैट इट इज़ अ फंडामेंटल पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जो इंश्योर करेगा रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इससे और क्या होगा कि चेक्स एंड बैलेंसेस जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स हैं उन पे अप्लाई किया जा सकता है। जो ये स्टेटमेंट है, अब देखो इस स्टेटमेंट को हमें फर्दर एक्सप्लेन करना है, तो हमें उसको अलग अलग हेड्स में डिवाइड करना होगा, और उन हेड्स के सब हेडिंग्स भी होंगे। पहला हेडिंग हम क्या बनाएंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन डेमोक्रेसी। अच्छा,
सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हुआ कि कैसे हमें कहाँ कहाँ जुडिशियल इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, अभी हमने डिस्कस किया है, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब कि जहाँ पे गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है वो तीन अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिए जाते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। देयरबाय वी आर मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस बाय प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑन एनी वन ब्रांच। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर करती है कि लॉज जो हैं आर इंटरप्रेटेड विदाउट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस। मतलब वहाँ पे जो लॉज हैं दोज आर अप्लाइड फेयरली एंड इम्पार्शियली विदाउट एनी बायसनेस। लॉ इज द सुप्रीम। जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट के पास अथॉरिटी है जहाँ पे हम रिव्यू कर सकते हैं लॉज को और इवन एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को भी, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से अलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा लॉ निकल के आता है जो इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उन्हें तुरंत स्ट्राइक डाउन करने का जो पावर है दैट इज विद द कोर्ट। तो ये हो गया हमारा जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट आएगा प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अब इंडिविजुअल राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स को कैसे सेफगार्ड कर रहे हैं, तो जुडिशरी उनको प्रॉपर सेफगार्ड कर रही है बाय गिविंग द राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द स्टेट। अगर कोई भी इन्फ्रिंजमेंट होता है, यू कैन डायरेक्टली मूव टू द कोर्ट एंड फाइल रेट अगेंस्ट द स्टेट। नेक्स्ट है इंश्योरिंग जस्टिस। इंश्योरिंग जस्टिस मतलब कि कैसे आप पब्लिक कॉन्फिडेंस आप बनाते हो गवर्नेंस के ऊपर कि जो जुडिशरी है दैट इज़ फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई भी कोर्शन नहीं है उसके ऊपर, किसी भी तरह का बाइसनेस नहीं है। तो यहाँ पे तभी तो पब्लिक का ट्रस्ट बनेगा जुडिशरी के ऊपर। तो इसीलिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस हो इन दी गवर्नेंस। तो जस्टिस को इसी से हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा हेड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड भी है, बट अब आंसर में कैसे मेंशन करना है दिस आई एम टेलिंग यू। जैसे अब इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में जुडिशियल इंडिपेंडेंस बतानी है, स्पेसिफिकली जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है। तो पहले तो जुडिशरी क्या है, अलग है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो हम आर्टिकल 50 मेंशन करेंगे डीपीएसपी का। आर्टिकल 50 क्या कहता है डीपीएसपी का, दैट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे आर्टिकल 50 हमारा क्या बता रहा है कि कैसे जो एग्जीक्यूटिव है वो अलग रहेगी किससे, जुडिशरी से। तो ये एक पहला पॉइंट बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या हुआ कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनको ऐसे ही नहीं निकाल दिया जाता है। मतलब दे आर नॉट रिमूव्ड आर्बिट्रली, इनका एक प्रोसेस है। प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है दैट इज अ रिगरस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को दो आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है, दैट इज आर्टिकल 124 एंड 217। 124 124 का सब क्लॉज 4 एंड 217 का सब क्लॉज 1 बताएगा इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा फिक्स्ड सैलरीज एंड बेनिफिट्स। यानी कि जो जजेस की सैलरीज हैं या फिर जजेस का जो पेंशन्स हैं, ये सब कुछ किससे जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। क्योंकि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जा रहा है, इसलिए इसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो इंडिपेंडेंसी है वो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के बिल्कुल बाहर है, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, प्रॉपरली इंडिपेंडेंट है। पावर ऑफ कंटेम्प्ट। पावर ऑफ कंटेम्प्ट मतलब कि अगर कोर्ट की कोई बात अगर नहीं मानी जा रही है, तो यहाँ पे कोर्ट पनिश कर सकता है उसके कंटेम्प्ट के लिए। किस वजह से, जिससे कि वो अपनी अथॉरिटी को प्रोटेक्ट कर सके और उसके ऊपर किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस ना हो, इस चीज़ को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट आ जाएगा चैलेंजेस टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अब चैलेंजेस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये लास्ट पेज पे जो हमने अभी अपनी स्लाइड्स में देखा था कि ये चैलेंज क्या क्या होता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यानी कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बहुत ज़्यादा अगर आ जाएगा तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आएगा, आ ही जाता है इन सम केसेस। जुडिशियल ओवररीच मतलब जहाँ पे बहुत एक्सेसिव जुडिशियल इंटरवेंशन है,
जुडिशियल इंटरवेंशन मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस हैं उसका बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज़ को बनाना थोड़ा टफ हो जाता है, तो वहाँ पे लोगों का जुडिशरी तक पहुँचना इज़ टफ, तो ये एक चैलेंज बन जाएगा। डिले इन जस्टिस, अब क्योंकि बैकलॉग इतना ज़्यादा है इंडिया में केसेस का, तो यहाँ पे जुडिशरी की जो इफेक्टिवनेस है उस पे एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो क्वेश्चन मार्क की वजह से क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ अपहोल्ड हो रही हैं, तो ये भी एक चैलेंज है जुडिशियल इंडिपेंडेंस का। प्रेशर फ्रॉम मीडिया एंड पब्लिक, प्रेशर फ्रॉम मीडिया एंड पब्लिक मतलब कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा अगर कोई सेंसिटिव टॉपिक है या कोई पब्लिक प्रेशर है, जिसकी वजह से क्या होता है कई बार कि इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये भी एक पॉइंट बन जाएगा हमारे चैलेंजेस टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस का। अब कभी भी आंसर को एंड करना है तो कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है। आपने इंट्रोडक्शन दिया है तो कंक्लूजन विल आल्सो बी इम्पोर्टेंट। तो कंक्लूजन में वी विल मेंशन कि किस तरह से जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज़ अ प्रीरेक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि इसके बिना ना ही राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, फेयरनेस नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाएगी, पावर का जो मिसयूज़ है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें अगर इस जुडिशियल इंडिपेंडेंस को गारंटी करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमें क्या करना होगा, ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रेंथन करना होगा, अपॉइंटमेंट्स में थोड़ा क्लियरेंस लाना होगा, जुडिशियल डिलेज जो हो रहे हैं उनको कम करना होगा, जितने भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं उनको प्रिवेंट करना होगा, और इन्हीं कुछ क्रूशियल स्टेप से हम जुडिशरी के रोल को डेमोक्रेसी में अपहोल्ड कर सकते हैं। सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। Now comes the question number 2. Question number 2 was regarding कि इन्वायरमेंट किस तरह से, इन्वायरमेंट में कौन-कौन से ऐसे कौन-कौन से मेजर जो अचीवमेंट रहे हैं मॉडर्न लॉ में, तो ऐसा कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हुआ है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन को यूज़ किया गया हो। तो अब सेम प्रोसेस होगा आंसर लिखने का। पहला क्या होगा, हम विल सी कि इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, वील राइट कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है फॉर इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स, और इन एनवायरमेंटल कंसर्न्स को टैकल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का यूज़ किया गया है। यहाँ पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को फंडामेंटल राइट और ड्यूटी दोनों के ही पर्सपेक्टिव से इंक्लूड किया गया है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन है, इसको अगर हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के साथ अगर एक्सपैंड करें अपने आर्टिकल 21, 48A और 51AG ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमने एनवायरमेंटल इश्यूज़ को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एक्सपैंड होते या टैकल होते देखा है। आर्टिकल 21, अच्छा अब इन आर्टिकल्स को तो हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया। अब नाउ वी विल कम ऑन टू द नेक्स्ट हेड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। तो इंट्रोडक्शन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज में फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा एक्सपैंडिंग द राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ क्या है, आर्टिकल राइट टू लाइफ इज आर्टिकल 21। 21 क्या कह रहा है, 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ मतलब, राइट टू लाइफ मीन्स प्रोटेक्शन। राइट टू लाइफ को एक्सपैंड करना है इन्वायरमेंट में, तो राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। यानी अगर राइट टू लाइफ इंश्योर किया जा रहा है तो स्टेट ये भी इंश्योर करेगा कि क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट भी दिया जाए। क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, अच्छा अब हम अगर फर्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे तो इस आंसर में केस लॉज को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दो केस लॉज हम मेंशन कर सकते हैं। सबसे फेमस केस लॉज, फर्स्ट इज RLE के वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1985 का केस है। इसमें क्या था, कोर्ट ने बैन किया था लाइमस्टोन्स की क्वेरिंग को। दून वैली में लाइमस्टोन्स की क्वेरिंग चल रही थी, उसको रोका गया था बिकॉज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को एक तरह से थ्रेट टू लाइफ लिया गया था। तो थ्रेट, जब इन्वायरमेंट को देखो किस तरह से अप्लाई कर दिया हमारे फंडामेंटल राइट्स से जोड़ के। नेक्स्ट आ जाएगा सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, केस है 1991 का। सबसे फर्स्ट टाइम राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, एक
ये जो पॉइंट है राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, दिस वाज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, यानी आर्टिकल 21 में इसको भी ऐड किया गया था कि हर सिटीजन के पास, जिसके जिसके पास आर्टिकल 21 है उसके पास राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर भी होगा। नेक्स्ट आ जाएगा डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में डीपीएसपी 48A और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दैट इज 51AG। तीन केसेस आएंगे। फर्स्ट इज एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। 1986 वाज ओलियम गैस लीक केस। ओलियम गैस लीक केस में एक नया प्रिंसिपल निकल के आया था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से, एक और अपग्रेडेड वर्जन दैट इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ही स्ट्रिक्टली एंड एब्सोल्यूटली लाइबल होंगी फॉर देयर हजार्डस एक्टिविटीज। नेक्स्ट है वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। यहाँ पे देखो, अब हम इन्वायरमेंटल लॉ जब भी पढ़ेंगे दो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, दो प्रिंसिपल ज़रूरी आते हैं, दैट इज़ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। तो ये जो दो प्रिंसिपल हैं जो हम हर एक इन्वायरमेंट के कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट को अगर इन्वायरमेंट का जो भी इश्यूज़ हैं उनको जब हम लॉ से कनेक्ट करेंगे तो दो प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दो प्रिंसिपल इसी केस से निकल के आए हैं विच इज़ वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। अब ये जाके एक एसेंशियल कंपोनेंट बन गए हैं रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस हिंडस्टोन। इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को डीपीएसपी का एक ऐसा पार्ट बताया गया था जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिग्रेडेशन। नेक्स्ट है पीआईएल। पीआईएल को तो कनेक्ट कर ही लोगे क्योंकि पीआईएल इन्वायरमेंट के लिए कई सारी अप्लाई की गई हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ और जो सिटीजन्स हैं कैसे कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 अपने इन्वायरमेंटल जस्टिस के लिए। तो इसमें भी आप इसको केसेस के थ्रू ही एक्सप्लेन करोगे। पहला आ जाएगा एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997। यहाँ पे क्या था, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को स्टेट किया गया था। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं जैसे रिवर, फॉरेस्ट, एयर, इन सबको क्या करा गया था, ट्रस्ट में रखा गया था। किसके? स्टेट के ट्रस्ट में रखा गया। स्टेट एक तरह से ट्रस्टी हो गया इन सारी चीज़ों का, और किसके लिए? फॉर द पब्लिक यूज़। नेक्स्ट इज टी एन गोदावरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। यहाँ पे एक एक्ट था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो वहाँ पे इस केस के बाद फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है उसको और एक्सपैंड किया गया था, और फॉरेस्ट की डेफिनेशन को एक्सपैंड करने के साथ साथ फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना है, क्या क्या सिग्निफिकेंट मेजर्स होंगे जिससे कि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, इसको भी बताया था। तो ये एक नया केस, एक मतलब इम्पॉर्टेंट केस था जो पीआईएल के थ्रू ही गया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट में स्पेसिफिकली फॉर द फॉरेस्ट। लास्ट पॉइंट आ जाएगा जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब कि कि कैसे नए इन्वायरमेंटल डॉक्ट्रिन्स का क्रिएशन हुआ था बाय सर्टन केसेस। जैसे कि हम पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहली बार एक केस में आया था जिसका नाम था इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1996। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज तक इतना इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे इंटरनेशनल मीटिंग्स भी हुई हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हुए हैं रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये अभी भी बहुत ज़्यादा मेजरली यूज़ होता है, और फर्दर की जो हम आगे की जो प्लानिंग करते हैं, आगे के जो प्लान्स हैं हमारी गवर्नमेंट के फॉर फर्दर डेवलपमेंट, उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है इंटरजेनरेशनल इक्विटी। ये भी एक ऐसा प्रिंसिपल था जो निकल के आया था इन एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस प्रोफेसर एमवी नायडू इन 1999। मतलब ये इंश्योर कर रहा था कि फ्यूचर जनरेशन के भी जो इन्वायरमेंटल राइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करके चलें। नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड हेड हमारा, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रोल। सिग्निफिकेंस मतलब कि हमको कहाँ कहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का रोल जो था उसने क्या गैप्स फिल करे थे वाइल डिसाइडिंग दीज केसेस।
तो पहला था ब्रिजिंग लेजिस्लेटिव गैप्स। सबसे पहला था कि लेजिस्लेचर से जो गैप्स रह जाते हैं, यानी कि कई बार क्या होता है, नए इन्वायरमेंट डॉक्ट्रिन्स हम बनाते हैं, बट वो इन्वायरमेंटल डॉक्ट्रिन्स बनाने में बीच में कई बार कई सारे वॉइड रह जाते हैं। उन वॉइड्स को फिल करने का काम कौन कर रहा है? जुडिशरी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज एंश्योरिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? हर एक फंक्शन के लिए एक गवर्नमेंट एजेंसी बनी हुई है, उस गवर्नमेंट एजेंसी को रिस्पॉन्सिबल किया जाता है अगर उस एजेंसी का जो काम है वो प्रॉपर नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एजेंसी है, उसका काम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना, और मान लीजिए पोल्यूशन हो रहा है, कोई चेक नहीं है, तो वहाँ पे हम उस एजेंसी को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं दैट इट फेल्ड इन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी। जब कोर्ट ऐसे कोई भी जुडिशियल डिसीजंस देती है तो उसको ये इंश्योर करना होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बीच में ना आए। यानी कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, दैट इज़ ओके, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ करते करते ऐसा ना हो कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ किससे कर रहे हैं? एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि इन्वायरमेंट खराब होता जा रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जा रही है। तो इसी बैलेंस को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा रोल है कि कैसे डेवलपमेंट और इकोलॉजी को मेंटेन किया जाए। ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है और हम उसको डिग्रेड कर रहे हैं बिकॉज़ एक टैग हम यूज़ कर रहे हैं कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट के वेल के अंदर हम एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। सो दिस इज़ एन्श्योर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। अब कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन है तो कंक्लूजन भी होगा। लास्ट इंट्रोडक्शन विल से conclusion will say that constitutionalization on environmental issues has been the most significant achievement of modern Indian law by Supreme Court। यहाँ पे कई सारे इंटरप्रिटेशंस की वजह से फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का जो एक तरह से कह सकते हैं कोर पार्ट था प्रोटेक्शन का, जहाँ पे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया। देयर आर सर्टेन चैलेंजेस किस तरह के हैं, जैसे कि एनफोर्समेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, इंडस्ट्रीज़ का इंक्रीजिंग एक तरह से इंक्रीजिंग एक फॉर्म चल रहा है इंडस्ट्रीज़ का, पॉल्यूशन हाईलाइट हो रहा है, इसीलिए इन इम्प्लीमेंटेशंस को अप्लाई करने के लिए एक स्ट्रॉन्गर मैकेनिज़्म चाहिए। तो उसी के लिए काम करना ज़रूरी होगा, तभी इन चैलेंजेस को हम ओवरकम कर पाएँगे। बट सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक का जो रोल रहा है दैट हैज़ बीन दी fundamental proper role for achievement, if we can say that it's an achievement for us in regarding the environmental protection. So this was all about the questions, how to write the answer means answer regarding this topic, and we know व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब देखो अब फ़र्क समझ में आएगा कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन अगर देखा है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन देख के समझ नहीं आ रहा था कैसे आंसर लिखना है, बट जैसे ही हमने टॉपिक कंप्लीट किया वी नो एटलीस्ट कि अब कौन-कौन से हेड्स में हमें उन आंसर्स को टैकल करना है, हाउ टू राइट दोज़ आंसर्स। सो दिस स्ट्रैटेजी इज़ इम्पोर्टेंट कि पहले हम ये देखें कि क्वेश्चंस क्या हैं, इसके बाद वी स्टडी द टॉपिक एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट कि इस आंसर को कैसे फ्रेम किया जाएगा। दिस स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू in writing your mains answer properly. So thank you for watching. This lecture 1 is done now. We'll be starting with the fundamental rights in our next video. Thank you so much.